हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हमने ये पार्ट डिस्कस कर लिया था और अब हम इसी के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज के जो टाइप्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, तो उसको हार्नेस करने का तरीका कि सोलर कुकर के थ्रू, सोलर सेल्स के थ्रू, सेकेंड ओशन थर्मल एनर्जी, पावर प्लांट्स, ये सब वेव्स एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। मींस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा सोलर एनर्जी। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोलर एनर्जी है मींस द एनर्जी विच इज़ रेडिएटेड बाय द सन। Yes, isn't it, students? Means the energy which is radiated by the sun is called the solar energy, or it is radiated in all directions, isn't it? In the form of heat and light. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमें ये भी पता है क्योंकि हमने आर इन्वायरमेंट चैप्टर में डिस्कस किया था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यस और नो? और अगर हमसे क्वेश्चन ये किया जाए कि सन के अंदर ये एनर्जी आती कहाँ से है, कि भाई वो जो यूनिवर्स में मेजरली हीट या कह सकते हैं हम जो हीट और लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सन, तो अल्टीमेटली सन का फ्यूल है क्या? सन का फ्यूल है बेटा ड्यूट्रियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन है वो टेक्स प्लेस होता है। ड्यूट्रियम एटम्स कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रेडिएट होती है एटमॉस्फेयर में। मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम is the main cause which generate the heat energy or the heat and light energy in the sun, isn't it? अगर आप एक क्लियर स्काई की देखें तो अगर हम जो एक क्लियर स्काई के थ्रू अगर एक पर्टिकुलर एरिया मीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी गेन करता है फ्रॉम द सन, दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है, और दैट इज द सोलर एनर्जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं पार्ट से। First of all, the sun has been radiating enormous amount of energy at present rate for nearby 5 billion years, and we will continue radiating at that rate for about 5 billion years more. अगर हम अब सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सन की एनर्जी की बात करते हैं, तो अप्रॉक्स 5 बिलियन ईयर्स से वो हमें एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और ये माना जाता है कि इट इज़ कंटिन्यूअल रेडिएट, ये और रेडिएट करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अबाउट 5 बिलियन ईयर्स और मोर, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, नियरली हाफ ऑफ इट्स एब्जॉर्ब वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट रीच द अर्थ सर्फेस। अगर हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो सोलर एनर्जी जो अर्थ पे आती है आउटर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसमें से हाफ ऑफ इट्स एब्जॉर्ब हो जाती है वाइल पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर एंड रीचेस द अर्थ, और रेस्ट ऑफ द जो एनर्जी है वो कहाँ रीच करती है, अर्थ के सरफेस पे रीच करती है। एक हम ये डिस्कस कर लेते हैं, सोलर कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंडिया इज अ लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ ईयर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया की सिचुएशन ग्लोबल ऐसी है कि वो थ्रू आउट द ईयर उस पर क्या अवेलेबल हो पाती है, सोलर एनर्जी रीच अप हो पाती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग अ ईयर इंडिया रिसीव्स द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। कितना पार्ट बता रहा है एनर्जी का? अप्रोक्स 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर अंडर क्लियर क्लाउडलेस स्काई। मैंने आपको बोला भी था कि अगर हम इंडिया की बात करें तो सोलर एनर्जी है क्लियर स्काई से हम अवेलेबल करते हैं, कि क्लियर कोई क्लाउड वगैरह ना हो, मीन्स क्लाउडलेस स्काई, और वी कैन से क्लियर स्काई। द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर गिवन पर्टिकुलर एरिया में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो गेट करता है क्लियर स्काई के थ्रू, तो वो हम अगर बात करते हैं तो वो कितना है, एवरेज जो है वो वेरी करता है फॉर 4 to 7 किलोवाट। इज इट क्लियर? किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर।
The solar energy reaching unit area at an outer edge of the Earth's atmosphere exposed perpendicular to the rays of sun at an average distance between the sun and the earth is known as solar constant. ये जो वैल्यू हम निकाल के लाते हैं कि अप्रोक्स एस्टिमेटेड जो वैल्यू है 1.4 किलो जूल पर सेकेंड और वी कैन से 1.4 किलो वॉट पर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये जो वैल्यू हम निकाल के लाते हैं इट मीन्स जो ये वैल्यू हम किस में निकाल रहे हैं, बिकॉज कि जो सन की रेडिएशंस हैं जो अर्थ के सरफेस पे रीच करती हैं वो सन की रेडिएशन जो परपेंडिकुलर है सन से किस पे, अर्थ के सरफेस पे और किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में. ठीक है, तो गिवन एरिया इन मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? तो वो जो एनर्जी निकल के आती है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि परपेंडिकुलर फॉल हो रही है अर्थ से सरफेस पे पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट. इज इट क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन आता है कि जो सोलर एनर्जी है इतना अमाउंट जो हमें अवेलेबल डेली मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है डेली एवरेज. ओके, डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर. मीन्स एक यूनिट एरिया में हमें 4 to 7 किलोवाट आवर अगर एनर्जी मिल रही है एक गिवन यूनिट एरिया में, तो वो डेली जो मिल रही है उसको हम कैसे हार्नेस करें, क्वेश्चन ये अराइज होता है. अगर हम हार्नेस की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी हम हार्नेस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोथ टाइप से बेटा. अगर हम डायरेक्ट हार्नेसिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट हार्नेसिंग मीन्स हम डायरेक्टली सोलर एनर्जी को ट्रैप अप करें और उसे कन्वर्ट कर ले पर्टिकुलर एनर्जी में. ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात करते हैं, ये सोलर कुकर है, डायरेक्ट सन रेस को ट्रैप कर रहा है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है. इसी तरह अगर हम सोलर सेल्स की बात करते हैं तो सोलर सेल के अंदर भी डायरेक्टली सनलाइट आती है और वो ट्रैप अप होती है और वो कन्वर्ट होती है और किस में, इलेक्ट्रिसिटी में. इट मीन्स डायरेक्टली हमने क्या किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और अपने जो फॉर्म जिसमें कि हमें रिक्वायर्ड फॉर्म है एनर्जी का उसमें हमने उसे कन्वर्ट कराया. इजंट इट? दिस इज द डायरेक्ट हार्नेसिंग. अगर हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट हार्नेसिंग मीन्स डायरेक्ट यूज ऑफ द या डायरेक्टली हम सन की एनर्जी को गेट कर रहे हैं और अपने वांटेड एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट हार्नेसिंग ऑफ द सोलर एनर्जी. Means solar energy can be converted into electrical energy, yes, directly by using cell or we can say solar cells बच्चे. ठीक है, and directly into heat energy जो हमने यहाँ बात की है सोलर कुकर में, directly into heat energy by using solar cookers or we can say solar water heaters, isn't it? तो अब उन्हीं चीजों को हम देखते हुए हमने जो डायरेक्ट हार्नेसिंग है, डायरेक्ट हार्नेसिंग विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर और डायरेक्ट हार्नेसिंग विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स हम डिस्कस करेंगे. एक ये भी देख लेते हैं बेटा, इनडायरेक्ट हार्नेसिंग जो होती है, अभी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान दे लीजिए. अगर हम इनडायरेक्ट हार्नेसिंग की बात करते हैं कि भैया हम जो एनर्जी है, सन की एनर्जी है, उसको इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इजंट इट? और फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं उसके थ्रू में क्या बनता है, हमारे लिए फूड बनता है. इट मीन्स हम जो फूड इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ईट अप कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो वो एनर्जी कौन सी है, सोलर एनर्जी. मीन्स अल्टीमेटली द एनर्जी सोर्स इज सन और हमने उसको इनडायरेक्टली यूज किया, इजंट इट? तो इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट हार्नेसिंग ऑफ द सोलर एनर्जी. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट हार्नेसिंग में ही जो हम आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे बेटा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ विंड, जो हमने अभी उसमें पढ़ा था विंड मिल में. और नेक्स्ट ओशन थर्मल एनर्जीज जो हम आगे डिस्कस करेंगे हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के टाइप्स में, एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज आर द या कह सकते हैं ओशन थर्मल एनर्जी मीन्स जिसको हम यूज करेंगे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड प्लांट्स के थ्रू. मीन्स जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा सरफेस का और जो बॉटम का, उसको हार्नेस करेंगे. बट अल्टीमेटली जो ओशंस एनर्जी हो गई, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस से फूड की एनर्जी हो गई, नेक्स्ट हमारी वेव एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी हो गई, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट हार्नेसिंग ऑफ द सोलर एनर्जी. इज इट क्लियर? मैं दोबारा बोल रही हूं, अभी हमने सोलर एनर्जी की बात की है, सोलर एनर्जी को हम हार्नेस करेंगे, यूज करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर एंड सोलर सेल, और इनडायरेक्टली हम बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओशन एनर्जी, वी कैन से
इनडायरेक्टली जो हार्नेसिंग हो उसमें मोशन थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, वेव एनर्जी पढ़ेंगे, टाइडल एनर्जी पढ़ेंगे, और अल्टीमेटली वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट हार्नेसिंग ऑफ द सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी की बात आए तो हम ये आगे डिस्कस करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी के यूजेस की, तो सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कह सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पावर प्लांट्स। यस, हो सकता है बिल्कुल, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इन थ्रू, और वी कैन से बाय इवोपोरेशन। हम सॉल्ट अवेलेबल गेट करते हैं किससे? सी वाटर से, बाय इवोपोरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं वी कैन प्रिजर्व आवर फूड इन द सनलाइट। यस, हम अपना बहुत सारा फूड है वो प्रिजर्व करते हैं सनलाइट, सन ड्राइंग से। सन ड्राई ओवर लॉन्ग टाइम मीन्स टू प्रिजर्व आवर सी फूड्स or vegetables or the fruits for a long time by using sun drying method, means this is also a use of solar energy. Next अगर हम बात कर रहे हैं use of solar energy to heat our water. Yes, to remove moisture content from the grain by drying in the sun. Means अगर हम यहाँ पर ग्रेन की बात करते हैं तो ग्रेन को हम ड्राई अप करते हैं सन हीट में, तो ultimately it's remove the moisture and it help in the proper storage of the grains, isn't it? Now solar energy is used in watch and calculators also. Yes, these again a use of sun's energy or solar energy. Means हमने बहुत सारे ऐसे devices है, toys है, watches है, calculators है which are charged by solar energy. It means this is also an use of and solar energy. This is also the use of the solar energy, isn't it, class? So we will discuss for one by one harnessing of the solar energy. First of all, we discuss the harnessing of the energy with the help of a solar cooker. Okay, class? If we see a solar cooker, अगर हम एक solar cooker को देखते हैं, first of all, solar cooker consists of a black box, insulated box. Means अगर हम एक सोलर कुकर की बात करते हैं, दैट सोलर कुकर कंसिस्टेड ऑफ द आउटर वुडन बॉक्स. वी नो वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. Is it, class? In the previous classes we have discussed in the previous years classes in 9th, 8th, 7th, in that standards we have discussed that wood is a bad conductor of heat. Means this box is made up of outer wooden box बिकॉज जो हीट है वो ट्रैप अप हो जाएगी और आउटसाइड वो एस्केप नहीं हो पाएगी. इट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द हीट एनर्जी. नेक्स्ट ऑफ इट इज ब्लैक पेंटेड इनसाइड. अगर हम बात कर रहे हैं जो सोलर कुकर्स है वो पेंटेड होता है ब्लैक कलर से, बिकॉज ब्लैक कलर इज अ गुड या बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ द हीट एनर्जी. अगर हम डिफरेंट कलर्स की बात करते हैं तो ब्लैक इज द बेस्ट ऑब्जर्वर बिकॉज इट ऑब्जर्व ऑल द amount of the light fall on the color as compared to other. Next अगर हम बात करते हैं इसमें कंसिस्टेड है एक रिफ्लेक्टर, एक मिरर होगा यहाँ पे. मिरर यहाँ पे प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्केव मिरर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बट बेटर होता है कि कॉन्केव मिरर रहे बिकॉज कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर. वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर लाइट. यस, दीज आर द सपोर्ट्स और वी कैन हिंज जो कि इस रिफ्लेक्टर वाले पार्ट को होल्ड अप करके रखेगा. नेक्स्ट इसके अंदर होगा कुकिंग पॉट. कुकिंग पॉट्स क्या होगा जिसमें कि जो ब्लैक पेंटेड होंगे आउटसाइड बट नॉट इनसाइड, isn't it, to increase the temperature of the solar cooker. Next here is a glass lid. एक ग्लास शीट दिखाई हुई है इसमें ब्लू कलर के लाइनिंग के, that is called a glass sheet or we can say glass lid. Ultimately it play a major role in the trapping of the heat light. It does not allow the heat light means it affect the greenhouse effect in the solar cooker. It produces greenhouse effect in the solar cooker. Means जो अगर हम गाड़ियों में भी देखते हैं हमारी कार्स वगैरह व्हीकल्स में, तो अगर हमने कंप्लीट विंडो शीशे कवर कर रखे हैं तो अल्टीमेटली गाड़ी जो हमारी होगी वो गर्म हो जाएगी इनसाइड, बिकॉज जो ग्लासेस हैं वो क्या करेंगे, हीट को ट्रैप अप करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. तो वही काम यहाँ पे इस ग्लास लिड का होगा. It increases the temperature inside the box by greenhouse effect. Okay. Now, और second इसका यूज हो सकता है कि इस ग्लास लिड का it prevent the food from the
different kinds of mosquitoes or the flies or the dust, because we have to keep the solar cooker in direct sunlight or in open area, isn't it? So this glass sheet prevent our food from this kinds of infection, whether it is by the dirt or mosquitoes or flies. Okay. यहाँ पे एक हैंडल भी अवेलेबल होता है, इट हेल्प इन द इजी कैरिंग ऑफ द सोलर कुकर. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हमने बात कर लिया, ये रिफ्लेक्टर है, ये हमारे पास ग्लास शील्ड है, ब्लैक, ये जो हमारा वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स इज पेंटेड ब्लैक इनसाइड, कुकिंग यूटेंसिल्स और वी कैन से कुकिंग पॉट्स जो कि ब्लैक पेंटेड आउटसाइड, ग्लास शील्ड, हिंज, ये दो जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हिंज. और हम ये सब क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप अप करेंगे और उसको कन्वर्ट कराएंगे हीट, उस हीट एनर्जी को इंक्रीज अप कराएंगे और जो फूड है वो कुक करेंगे इनसाइड. अगर हम इसकी ये तो हमारे से कंस्ट्रक्शन हुआ. अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में क्या है, सन की रेज डायरेक्टली फॉलो होती है. आप नोटिस करना जो सन की रेज आते, बिकॉज सन इज एट इन्फिनिटी, इजंट इट. हमने लाइट चैप्टर डिस्कस किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे होती है तो लाइट मेजरली कॉन्सेंट्रेट होके वो फोकस पे मीट करती है. इट मीन्स एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट इज देयर. सो जो नंबर ऑफ रेज जो आती है सन से, दैट इज पैरेलल टू ईच अदर. द रेज विच इज कम फ्रॉम द सन इज पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल रेज when focuses on a mirror, that if it is concave mirror, then major converging of the light takes place. Number of rays which is parallel to each other concentrate at the mirror and reflect back and concentrate particular point, that is called the focus. और वहीं पे large amount of heat है वो इकट्ठी हो जाएगी, because concave mirror क्या है, लाइट को कन्वर्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब नंबर ऑफ रेज पैरेलल जब स्ट्राइक करेगी मिरर पे, और मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद कन्वर्ज होगी पर्टिकुलर पॉइंट फोकस पे, वहीं पे हमारा फूड क्या करेगा, कुक होगा उस टाइम पे उस हीट एनर्जी से. और उसी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या क्या है, हमारे पास ग्लास शील्ड भी है जो जितनी हीट एनर्जी से ट्रैप करेगा, और सेकेंड चीज टेम्परेचर इंक्रीज कराएगा. इज इट क्लियर. ब्लैक कलर है, हीट को मेजरली एब्जॉर्ब करेगा. तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो it help in the cooking of the food, isn't it? This is the working of the solar cooker. Here we can take a plane mirror as compared to the concave mirror. Okay, plane mirror भी यहाँ use किया जा सकता है as compared to concave, but better अगर दोनों में comparison की बात की जाए तो the better is concave. Now a black surface absorb more heat as compared to a white or a reflecting surface under identical condition. We know it, yes, because light color are best reflectors but dark colors are the best absorber. Okay, solar cooker and solar water heaters use this property in this working. Some solar cookers achieves a higher temperature by using mirrors to focus the rays of the sun. ये मैंने बात कर ली है. We can use for this concave. Solar cookers are covered with a glass plate. ये हमने बात कर लिया. Recall what we have learnt about greenhouse effect, जो कि ग्रीन हाउस का काम करेगा कौन, ये ग्लास शीट या ग्लास लिड, isn't it? तो मैंने आपको इसकी पूरी वर्किंग और पूरा कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर दिया है. अगर हम इसी को आगे फर्दर बात करें तो इसके लिमिटेशंस भी हम देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशंस की बात की जाए बेटा, इट टेक लॉन्ग टाइम. अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर कुकर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम लेता है लाइट जो फूड को कुक करने के लिए, इजंट इट. सेकेंड चीज, ये नाइट में या क्लाउडी या रेनी कंडीशंस में काम नहीं करेगा बिकॉज इट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट. सेकेंड लिमिटेशन हो गई. थर्ड लिमिटेशन है कि हमें इसको रेगुलरली एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट. तो डायरेक्शन रेगुलरली इसकी चेंज करनी पड़ेगी. ये अगला इसका क्या कह सकते हैं लिमिटेशन हो गई. मीन्स और हम कह सकते हैं इट टेक लॉन्ग टाइम टू कुक. वी हैव टू एडजस्ट रेगुलरली एट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट. ओके, वी कैन नॉट यूज इट इन रेनी और द cloudy condition, isn't it? Does not use in the night. Or another main limitation is there, we only boil our food in the containers. Fried food cannot be prepared
by the solar cookers, isn't it? So this all is solar cooker. Now we will discuss about the solar panels or solar cells. Now this is a solar panel, means solar cell means ultimately क्या हो गया यहाँ पे number of solar cells combined to form a solar panel. We will discuss in this chapter, in this topic. अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया वही हम बात करेंगे यहाँ पे. इट इज इजी टू सी दैट दीज डिवाइस आर यूजफुल ओनली अ सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे. ये किस डिवाइस की बात हो रही है? ये बात हो रही है सोलर कुकर की, जो कि हम सिर्फ डे में यूज कर सकते हैं. दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स. और यही प्रॉपर्टी, यही जो लिमिटेशन है वो हम कह सकते हैं ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर सेल्स, बिकॉज दे कन्वर्टेड द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी which we can further use for various purposes, isn't it? Now this limitation of using solar energy is overcome by by using solar cells that convert solar energy into electricity. A typical cell develop a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce about to 0.7 watt of electricity. अगर हम एक सेल की बात करें तो अप्रॉक्स वो 0.5 या 1 वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. बहुत स्मॉल अमाउंट है. अगर हम वॉट में बात करें तो इज जस्ट 0.7 वॉट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, व्हेन दे एक्सपोज टू सन. सो सिंगल सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अमाउंट ऑफ appreciable amount of electricity. So we use number of solar cells and we combine them to accordingly and convert it into solar panels for getting a appreciable amount of electricity. A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar panels that can deliver enough electricity for the practical use, isn't it? Now अगर हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल एडवांटेज क्या है सोलर सेल्स का, अब यहाँ पे हम एडवांटेजेस, इसके बेनिफिट्स और इसका जो भी कह सकते हैं कि इसके यूजेस हैं वो हम इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे. The principal advantage associated with solar cells are that they have no moving parts. Yes, कि भाई इसमें कोई मूविंग पार्ट की जरूरत नहीं, जैसे हमें सोलर कुकर में रिक्वायर्ड था कि हमें रेगुलरली उसको सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है. बट इसमें ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि आप उसको रेगुलरली चेंज करो. रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, एक बार लगा दिए कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है. एंड वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरी विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस. और अगली जो लिमिटेशन उसका था कि उसमें जो फोकसिंग डिवाइस यूज होना था सोलर कुकर में, तो इसमें ऐसा कोई फोकसिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है. बहुत कम मेंटेनेंस है. और सेकेंड थर्डली कि वो अच्छा वर्क करता है, सेटिस्फैक्टरी वर्क करता है. Another advantages is that they can be set up in a remote and inaccessible hamlets or very sparely inhabited areas in which laying of power transmission lines may be expensive and not commercial viable. It means ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एडवांटेज है कि जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन मुश्किल है या कमर्शियली वाइबल नहीं है या एक्सपेंसिव है, तो उस रिमोट एरियाज में या ऐसे हार्ड टू रीच एरियाज ऑफ द कंट्री में और द स्टेट्स में जो भी हमारे पर्टिकुलर हैं, उनमें इजीली हम क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स. नेक्स्ट एक इसकी लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन देखिए. सिलिकॉन विच इज यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इन अबंडेंट इन नेचर बट अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर इज लिमिटेड. ये सबसे मेजर लिमिटेशन है कि एक्सपेंसिव है, या कह सकते हैं कि जो इसके लिए रिक्वायर्ड सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन से बना होता है हमारा सोलर सेल. तो अगर हम सोलर सेल की बात करें तो जो सिलिकॉन रिक्वायर्ड है इसके लिए स्पेशल ग्रेड का, वो लिमिटेड अमाउंट में है, जो कि इसकी कॉस्ट को इंक्रीज करता है. इज इट? द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. इसका जो इंस्टॉलिंग कॉस्ट है बेटा वो ज्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा ये कम कह सकते हैं कि कल्चर में है कि भाई उसको यूज किया जाए बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव. The entire process of manufacturing is still very expensive. Silver is used for the interconnection of the cells in the panel further at the cost. और उसके अंदर second part जो important है कि silver use होता है for the connections that add to the cost. That
means that increases the cost of the solar panels or solar cells. In spite of high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological applications. भले ये महंगा है लेकिन लो efficiency, लेकिन ये quite satisfactory है. That's why they are used in the various scientific and technological applications. हमें पता है satellites वगैरह में हम इसे यूज करते हैं. ठीक है. Artificial satellites and space probes like Mars orbiter use solar cells as the main source of energy. ये हमें पता ही है बच्चों. ये इसका क्या हो सकता है एप्लीकेशन हो गया. रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल्स पैनल. और यहाँ पे भी क्या है, ये सब इसके क्या है एप्लीकेशन, आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर्स एंड मैनी टॉयज आर फिटेड विद द सोलर सेल्स. इन सभी में भी होता है. द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड विद स्पेशल डिजाइन इंक्लाइंड रॉफ ट्यूब सो दैट मोर सोलर एनर्जी इज इंक्लाइंड ओवर इट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी तक तो यूजेस थे लेकिन अभी इंक्लाइन की बात करते हैं कि जो सोलर सेल पैनल है उनको इंक्लाइन किया जाता है, तिरछा लगाया जाता है, जिससे क्या है वो मेजर सोलर एनर्जी को ट्रैप अप कर पाते हैं. Isn't it? The domestic use of solar cells is however limited due to of its high cost. ये मैंने आपको बोला था कि बीच में कि जो सोलर सेल्स पैनल है उनकी जो कॉस्ट है, इंस्टॉलिंग की कॉस्ट बहुत हाई होने के कारण ये ज़्यादा कल्चर में नहीं, ज़्यादा यूजेबल कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेंसिव होने के कारण ये यूजेबल नहीं है. इज इट क्लियर? सो इन दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर रिचार्जिंग द बैटरीज, वी कैन से इन द ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर और इन टॉयज. ओके, नाउ इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, calculators. It is used in TV relay stations, wireless transmission systems, and remote areas where electricity transmission is quite expensive, or we can say quite difficult. So these are such some advantages and benefits of the solar cell panel. Okay. Ultimately अगर हम आगे बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात की थी किसकी, कि हम डायरेक्टली हार्नेस कर रहे हैं एनर्जी को, सन की एनर्जी को, बाय यूजिंग सोलर सेल एंड सोलर कुकर. अब हम इनडायरेक्ट हार्नेसिंग की बात करते हैं. इनडायरेक्ट हार्नेसिंग में हम बात करेंगे, इट मीन्स जो एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई रिसोर्स गेट करेगा फ्रॉम द सन, फिर उस रिसोर्स से हम एनर्जी गेट करेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट. जिसपे हमने फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था. अब हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. एनर्जी फ्रॉम सीज. अगर हम सीज की एनर्जी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली सीज में या ओशंस में एनर्जी कहाँ से आती है? सन से आती है. इज इट क्लियर? तो जो सीज के अंदर एनर्जी ट्रैप अप है, इट इज द एनर्जी ऑफ द सन. ओके, अगर हम सीज की बात करते हैं तो हमारे पास है एनर्जी का फॉर्म टाइडल एनर्जी, नेक्स्ट वेव एनर्जी, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ये हमारा ओशन थर्मल एनर्जी. इज इट क्लियर? ये वाला ओशन थर्मल एनर्जी. तो वन बाय हम इसको डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी फ्रॉम सीज है वो हम कैसे गेट करेंगे, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी. इसको डिस्कस करने से पहले बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि ओशंस है वो अप्रॉक्स हमारा 70% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है. यस, इसका मतलब जो अगर अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो मेजरली जो हीट एनर्जी है वो कौन ट्रैप अप करेगा मेजरली, मेजर पार्ट से, एज दैट इज कॉल्ड द वाटर. मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, वो स्पेसिफिक हाई हीट कैपेसिटी होने के कारण वो हीट एनर्जी को गेट करेगा और लार्ज एरिया सरफेस कवर करने के अकॉर्डिंग, मीन्स अप्रॉक्स 70% एरिया कवर होने के कारण. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ओशंस है वो रिन्यूएबल सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी, जो ओशन से एनर्जी या सीज से मिलने एनर्जी वाली है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है. डिफरेंट फॉर्म्स मतलब जैसे टाइडल फॉर्म, वेव फॉर्म, ओशन थर्मल फॉर्म. ठीक है. तो अब हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ, फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल
of mainly the moon on the spinning earth, the level of the water in the sea rises and fall. ये हमें पता है कि जो टाइड्स है उसका रीजन क्या है फॉर्म का, वो वेव टाइड का जो फॉर्मेशन का रीजन है वो है स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल, मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, जो अर्थ घूम रही है उस पर ग्रेविटेशनल पुल जो लगता है किसका, मून का। और बेटा दूसरा अगर उसके अपोजिट साइड बात करें तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑल्सो, ठीक है, जिसके कारण क्या है, वाटर रेज अप होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून, किसका, अर्थ के ऊपर, स्पिनिंग अर्थ के ऊपर। इफ यू लिव नियर द सी और इवन ट्रेवल टू सम प्लेसेस नियर द सी, ट्राई टू ऑब्जर्व द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग डे। आप लोगों ने देखा है कभी, जो आप कभी सी एरियाज के आसपास गए, सी सोर्स वगैरह के पास, तो वहां पे जो वाटर लेवल है ऊपर हाई और लो होता रहता है। आप नोटिस करो जब ऐसे एरियाज में जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि काफी भाई अब ये हाई टाइड वाला रीजन है, ये अब लो टाइड आ गया है। मींस जो वाटर में अप डाउन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑफ द सन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड एंड लो टाइड इन डिफरेंट सीज, और वो हमारा क्या कहला है, हमारा टाइडल एनर्जी। इफ यू लिव, ये हो गया हमारा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाई टाइड और लो टाइड एंड अ डिफरेंस इन सी लेवल गिव अस टू टाइडल एनर्जी। और यही जो डिफरेंस है ये हमें क्या कहलाता है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्शन अ डैम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको हार्नेस कैसे करें, इस एनर्जी को, हाई टाइड और लो टाइड वाले एनर्जी को हार्नेस कैसे करें। उसके लिए हम हार्नेस करने के लिए क्या करते हैं, हम छोटे छोटे डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। मीन्स कि अगर हम बात करें, वन सेक बेटा, इसको हार्नेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम हार्नेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल डैम्स। अगर इसको हम इस तरह देखें कि मान लो हमारे पास एक सी एरियाज है, एक मिनट पेन चेंज करके लाती हूँ, वो पेंसिल लेके आती हूँ। इसको हार्नेस करने का तरीका देखो बेटा, जैसे मान लो हमारे पास जो सी और लैंड वाला एरिया, ये लैंड है, एक मिनट दिख रहा है, मैं आपके लिए रफ कॉपी लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, जैसे मान लो हमारे पास ये इधर सी वाला एरिया है और इधर लैंड वाला एरिया है। मैं आपको टाइडल एनर्जी हार्नेस करने का तरीका बता रही हूँ। तो इस केस में क्या है कि जो हमारे पास ऐसे सी वाले एरियाज में इस तरह के पोर्शन होते हैं, जैसे लैंड वाले पोर्शन की तरफ ज़्यादा चला गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे इस तरह, तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ऐसे एरियाज जो होंगे उनको ढूंढेंगे, फिर वहां पे स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक हाई डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस डैम जो डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके सेंटर में हम क्या करेंगे, जो हमारे टर्बाइन्स है उसको लगाएंगे, और जो वॉल होगी इसकी, उसके ऊपर से हम ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रिसिटी को लैंड वाले एरिया में पहुंचाएंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप इस तरह देख लीजिए, इरेगुलर होता है, ये लैंड है, ये सी है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे एरियाज जैसे ये वाला, जैसे कि वाटर वाला कंडीशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ लैंड है, तो ऐसे एरियाज को ढूंढ करके हम वहां पे क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं वॉल। वो वॉल इस तरह डेवलप करेंगे ऊपर की तरफ, तो अल्टीमेटली उस वॉल के अंदर हम सेंटर में कहीं होल करेंगे या गैप छोड़ेंगे, उसके अंदर हम टरबाइन, जो हमारा ब्लेड है जो रोटेट करेगा, उस टरबाइन को फिक्स करेंगे। उसी से फिक्स होके उस वॉल के थ्रू ऊपर जनरेटर में, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो अर्थ पे चली, लैंड एरिया पे चली जाएगी। अब हार्नेस कैसे होती है वो देखिए, जब हाई टाइड आती है तो यहाँ पे वाटर लेवल कम है, हाई टाइड आएगी तो वॉल से जो डैम है वो वाटर ऊपर हाई जाएगा, और वो क्या करेगा, लो लाइंग एरिया में जहाँ पे कि वाटर कम है वहां पे वो मूव करेगा इस होल से। जब वो हाई टाइड्स में जाएगा, हाई टाइड के टाइम में वाटर जब फिल करेगा और इस होल से निकल के इस वाले एरिया में फिल करेगा, तो क्या होगा, ये टरबाइन रोटेट करेगा।
जब टरबाइन रोटेट करेगा तो इससे जो ऊपर जनरेटर शाफ्ट लगा वो रोटेट करेगा, और शाफ्ट के थ्रू जो जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिसको वायरिंग के थ्रू हम लैंड पे ले जाएंगे। अब ये तो हुआ हाई टाइड के टाइम पे। जब लो टाइड आए, जब यहाँ पे पानी का प्रेशर कम हो गया लेकिन वहां पे पानी फिल हो चुका है, तो लो टाइड के टाइम पे भी क्या होगा, ड्यूरिंग द लो टाइड इन द सी, वाटर है वापस रिटर्न करेगा। जब वापस रिटर्न करेगा तो ये टरबाइन फिर से रोटेट करेगा विद द प्रेशर ऑफ द वाटर। टरबाइन रोटेट करने से इस डायरेक्शन में आया, अल्टीमेटली फिर से शाफ्ट रोटेट किया बाय रोटेटिंग द टरबाइन। शाफ्ट रोटेट होने के बाद जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इट मीन्स बाय हाई टाइड एंड लो टाइड वी कैन हार्नेस द टाइडल एनर्जी थ्रू द थ्रू द टरबाइन। ओके, क्लियर है बच्चों ये? तो हमने इसको हार्नेस कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स। यहाँ पे आ गया टाइडल एनर्जी इज हार्नेस बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। नाउ अ टरबाइन, ये ना, हाँ, अ टरबाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। यू कैन गैस द लोकेशंस वेयर सच डैम कैन बी बिल्ट इन लिमिटेड। ऐसे एरियाज कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए ये एनर्जी कम हार्नेस होती है बच्चे। जहां पे इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि भाई इस तरह के जो जियोलॉजिकल जो लैंड फॉर्म्स हैं, इस अकॉर्डिंग हम उसको डैम कंस्ट्रक्ट करके हार्नेस कर सकते हैं। सेकेंड हमारा वेव एनर्जी। वेव एनर्जी की बात करें, सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी possessed by huge waves near the sea source can be trapped in a similar manner to generate electricity। वेव एनर्जी भी हम इजीली हार्नेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस तरह टरबाइन रोटेट कराया है। बस यहाँ पे हमने टरबाइन रोटेट कराया था टाइडल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ वाटर, बट अब वेव्स एनर्जी में हम यूज करेंगे विंड एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ वेव्स, और उस विंड एनर्जी से हम टरबाइन को रोटेट कराएंगे। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो मेन रोल है वो है टरबाइन रोटेट करना, चाहे उसको विंड से रोटेट कराइए, चाहे आपको उसको स्टीम से रोटेट कराएं, चाहे हम उसको रोटेट कराएं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? नाउ अगर हम इसी को भी दोबारा डायग्राम से देखते हैं, वन सेकंड, मैं कोई नोटबुक लेके नहीं बैठी, कोई बात नहीं। अब वेव एनर्जी को हार्नेस करने का तरीका देखो बेटा। वेव एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एरियाज बनाएंगे जिसमें क्या होगा, नोटिस करो अब यहाँ पे, जैसे मान लो ये हमारा लैंड एरिया है, और ठीक है, और ये हमारा सी वाला एरिया इस तरह से रन हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया इस तरह का एक वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे यू कैन से, और यहाँ पे हम इसको होल लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस होल के थ्रू से यहाँ पे टरबाइन रोटेट होगा। तो अब जो सी और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो, यहाँ पे होगा जैसे इस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, इस तरह कंस्ट्रक्शन होगी सीमेंट ब्रिक्स सीमेंट से। अल्टीमेटली क्या होगा, जब वाटर इसके अंदर फिल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वेव है ये हाई नहीं जाएगी बेटा, क्योंकि वेव है टाइड के कंपैरिजन में थोड़ी उनकी एनर्जी कम होगी, तो वो हाई अप नहीं जाएंगी। तो जैसे ही ये सी वाटर जो यहाँ का है, ये सी है और ये लैंड हमारा है, लैंड में हमने कंस्ट्रक्ट किया इस तरह के कंस्ट्रक्शन। तो जब सी वाले एरिया से, ये देखो सी वाले एरिया से जब वेव्स जब बहती हैं तो अल्टीमेटली वेव्स से पानी इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वेव स्मॉल एरिया में जाएंगी, लेकिन यहाँ जो एयर होगी वो एयर क्या करेगा, वो जो एयर यहाँ पे है वो एयर उस वेव से पुशअप होगी। पुशअप होने से यहाँ पे जो टरबाइन लगे हुए हैं इस होल के अंदर, तो वो एयर टरबाइन को रोटेट करेगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सीज की फॉर्मेशन की बात करें तो हम यहाँ पे सीमेंटेड इस तरह कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारा लैंड एरिया है। तो जब सीज ब्लो करेंगे अल्टीमेटली वाटर राइज अप होगा, और लेकिन वो इतना राइज अप नहीं होगा, बट वहां पे जो एयर फील्ड है वो वाटर के प्रेशर से प्रेशराइज होके यहाँ पे फिल होगा। एयर जो है वो आगे रन करेगी, और वो एयर क्या करेगी, जो टरबाइन लगा है होल के अंदर उसको रोटेट करेगी। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली शाफ्ट है ये भी रोटेट करेगा, और यहाँ पे जो जनरेटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और वो ट्रांसमिट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह हम किसको हार्नेस कर रहे हैं, वेव एनर्जी को।
Clear? Similarly, the kinetic energy possessed by the huge waves near the sea source can be trapped in a similar manner to generate electricity. The waves are generated by strong winds blowing across the sea. Wave energy would be a viable proportion only where the wave are very strong. वेव स्ट्रॉन्ग का मतलब बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो टाइडल की फॉर्म में हो, बट वेव स्ट्रॉन्ग हो ताकि एयर है वो ब्लो अप इजिली कर पाए. द wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotating the turbine and producing electricity. ये मैंने आपको बता दिया है. Is it clear? फिर भी बच्चों आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अगर आप चाहो तो एक टॉपिक हम और डिस्कस कर लें या नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, इतना काफ़ी है. अब इसके बाद जो हम एक टॉपिक रह गया वो ओशन थर्मल एनर्जी, जैसे हमारा ये वाला टॉपिक रह गया ओशन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और उसके बाद ये इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ये हम, और लॉन्ग लास्टिंग विल एन एनर्जी लास्ट अस, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ओके, और ऐसे क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे. ओके क्लास, फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली वीडियोस देखें आप लोग. ओके बच्चों, क्लास.